हेलो एवरीवन, आज डेट है 26 मई 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि पुलिकट लेक को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था जेनेवा को लेकर के, तो जेनेवा को अगर हम मैप में व्यू करें तो यूरोपियन कंट्री है स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड की सेकेंड मोस्ट पॉपुलस सिटी के रूप में लोकेटेड है जेनेवा। जेनेवा हमेशा इसलिए न्यूज़ में रहता है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में लोकेटेड है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके हेडक्वार्टर जेनेवा में लोकेटेड है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आईएलओ के नाम से भी जानते हैं। ये जो आईएलओ जो है वो 1919 में यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी के रूप में एस्टेब्लिश किया गया था। उस टाइम लीग ऑफ नेशन था। 1945 में जब यूएन को एस्टेब्लिश किया गया, उसके बाद में उसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी के रूप में ये वर्क करता है। सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन है रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन है इसको 3 टाइम नोबेल प्राइज मिला हुआ है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, ये रिफ्यूजीज के लिए वर्क करता है। नेक्स्ट वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, 1950 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, और ये भी यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी के रूप में वर्क करता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जो भी है वो भी जेनेवा में है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU, ये जो है वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन इनसे रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और नेक्स्ट है वर्ल्ड YMCA, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इनके नेम आपको डायरेक्टली ध्यान करने हैं, और सभी के हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में लोकेटेड है। द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट जो फ्रंट पेज पर है उस पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड है यासीन मलिक को लेकर के। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो कोर्ट है उसने एक वर्डिक्ट दिया है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो भी प्रेजेंट टाइम में जो भी इशू या फिर वहाँ पर जो सेपरेटिज्म देखने को मिल रहा है उसको एक तरीके से इंक्रीज करने में यासीन मलिक का काफ़ी ज़्यादा हाथ रहा। इसीलिए उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, टेरर फंडिंग केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट उनको दिया है। यहाँ पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आप सभी को पता है 2008 में हमारे इंडिया के ऊपर अटैक हुआ, उसी को काउंटर करने के लिए कि टेररिज्म से रिलेटेड जो भी इशू हैं उनको सोल्व करने के लिए एजेंसी को एस्टेब्लिश किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं कश्मीर की। आप सभी को पता है जम्मू एंड कश्मीर काफ़ी कुछ टाइम से न्यूज़ में है। 2019 से जब इसको बाइफर्केशन किया गया, उसका जो स्पेशल स्टेटस है उसको रिमूव किया गया, तो आपको पता है कि वो जो प्रोसीजर है वो कैसे कंप्लीट हुआ। चलो हम ये जो भी है जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड जो भी आर्टिकल है उसको हम एक स्टोरी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके जो कंप्लीट जो बेसिक फैक्ट्स है वो भी क्लियर होंगे और आपको हमेशा के लिए वो स्टोरी जो है वो याद भी रहेगी। तो किसी भी एग्जाम में अगर कश्मीर से रिलेटेड, जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स पूछे जाते हैं तो आप उनको ईजिली राइट डाउन या ईजिली उनको समझ पाओगे और अच्छे से उस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। सबसे पहले हम समझते हैं, आप सभी को पता है कि 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल रही थी तो ब्रिटिश इंडिया ने इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। इसके अलावा हमारे यहाँ पर प्रिंसली स्टेट थे, उनको लगभग ये बोल दिया था कि आप चाहो तो पाकिस्तान के साथ जाओ, चाहो तो इंडिया के साथ जाओ, और चाहो तो अपने आप को इंडिपेंडेंट रख सकते हो। और उन्हीं प्रिंसली स्टेट में से एक था जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन। वहाँ के उस टाइम किंग थे हरी सिंह, और उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया कि हमें तो इंडिपेंडेंट रहना है। लेकिन तब तक जो पाकिस्तान है वो एस्टेब्लिश हो गया था, और पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन, हम इंडिया को अगर इस तरीके से देखें तो ये जम्मू एंड कश्मीर वाला जो रीजन है इसके ऊपर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया 20 अक्टूबर 1947 को। यहाँ पर अटैक किया और इसके कुछ एरिया को अपने अंडर भी कर लिया। तब जाकर के जम्मू एंड कश्मीर के जो किंग है वो इंडिया से अर्ज करते हैं कि आप हमें हेल्प करो, ये जो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया है। लेकिन इंडिया ने बोला कि आप तो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। तब
जो यहाँ के जम्मू एंड कश्मीर के जो किंग हैं उन्होंने इंडिया के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया और उस एग्रीमेंट में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू उन्होंने इंडिया के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया और उस एग्रीमेंट में उन्होंने इंडिया को थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए कि आप हमारे डिफेंस के ऊपर, आप हमारे जो हमारे फॉरेन अफेयर्स हैं, मीन्स हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं, एक तो डिफेंस दे दिया, एक हमें दे दिया फॉरेन अफेयर्स दे दिया और एक हमें पॉइंट दे दिया कम्युनिकेशन। इन 3 पॉइंट्स के ऊपर आप वर्क कर सकते हो और ये एग्रीमेंट साइन हुआ 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू एंड कश्मीर के बीच में और इंडिया के बीच में। फिर इंडिया अपनी आर्मी यहाँ पर भेजता है और पाकिस्तान के साथ में यहाँ पर जो इशू है, जो कन्फ्लिक्ट है, वो रेगुलर चलता रहता है। उसके बाद में इंडिया जो है वो इस इशू को लेकर के जाता है 1947 में 1 जनवरी 1947 को यूएन में इस इशू को लेकर 1948 में यूएन में इस इशू को लेकर के जाता है। यूएन जो है वो इस जम्मू एंड कश्मीर कन्फ्लिक्ट के लिए रिजोल्यूशन 47 जो है वो पास करता है। तो एग्जाम में एक तो ये क्वेश्चन ही बन जाएगा कि रिजोल्यूशन 47 यूएन का किससे रिलेटेड है, तो जम्मू एंड कश्मीर के कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। अब इस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर का जो डिस्कशन है वो यूएन में होता है, यूएन रेजोल्यूशन पास करता है, यूएन यहाँ पर क्लियर करता है कि देखो सबसे पहले तो जो सीज फायर यहाँ पर हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में उसको बंद किया जाए, पाकिस्तान यहाँ से अपने आप को पीछे करे और इंडिया जो है वो अपनी आर्मी को यहाँ पर कम करे। ओके उसके बाद में यहाँ पर प्लेबिसाइट कंडक्ट करवाया जाएगा। प्लेबिसाइट में क्या होगा, यहाँ की जो जनता है उससे क्वेश्चनिंग की जाएगी, उनसे क्वेश्चन किए जाएंगे और उनसे उसके ऊपर वोट मांगा जाएगा। तो जनता जो है यहाँ का डिसीजन लेगी। अब ये तो बोल दिया यूएन ने, लेकिन पाकिस्तान जो है वो कभी यहाँ से पीछे गया नहीं, इंडिया ने अपनी आर्मी को कभी यहाँ से हटाया नहीं और ये जो प्लेबिसाइट जो यहाँ पर होना था वो कभी यहाँ पर हुआ नहीं। इस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर का एक तरीके से इंडिया का पार्ट तो बन गया लेकिन कंप्लीट पार्ट नहीं बन पाया। अब उसके बाद में कुछ पहले थोड़ा सा बेसिक फैक्ट्स आप देखो, ये जो प्रिंसली स्टेट थे ना जो इंडिया के पार्ट बन रहे थे, शुरुआती समय में एक इंटरेस्टिंग बात आपको पता होनी चाहिए कि सभी स्टेट के साथ में इन 3 पॉइंट्स को लेकर के ही नेगोशिएशन हुई थी कि ये 3 पॉइंट्स आप इंडिया को दे दो और फिर अपने आप को इंडिपेंडेंट रखो। लेकिन जब इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का फॉर्मेशन कर रही थी तो इनसे भी बोला गया, प्रिंसिपल स्टेट से भी, कि आप भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना सकते हो और अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है इसमें कुछ अपने अकॉर्डिंग चेंज करके उसको अडॉप्ट कर सकते हो। लेकिन प्रिंसिपल स्टेट्स ने ये बोला कि हम इंडिया के साथ हैं और इंडिया का ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी को हम अपने साथ में रखेंगे। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का तो हमेशा से एक बात थी कि उनको तो इंडिपेंडेंट रहना है और इसीलिए ये 3 पॉइंट्स तो उन्होंने इंडिया को दे दिए, लेकिन उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे और 1951 में इलेक्शन के थ्रू वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाती है। अब जम्मू एंड कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती है और 1956 17 नवंबर को उनका कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट होता है और फिर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही 26 जनवरी 1957 को इंडिया जो जम्मू एंड कश्मीर है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडोप्ट करती है। लेकिन उसके बीच में 1954 के टाइम में हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो एक नोटिफिकेशन, एक अपना प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कंप्लीट करते हैं और उसके थ्रू आर्टिकल 335A जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया जाता है और उसमें ये बात डिक्लेयर किया जाती है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, अपने आप में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को अडॉप्ट करने के लिए तैयार है। एक तरीके से वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसकी प्रेज करने के लिए काम किया गया था और उसी का आप पॉइंट मानिए कि जम्मू एंड कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली ये बात रखी कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। ओके, अब धीरे धीरे वहाँ के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बात क्लियर हो गई। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 के थ्रू जो है वो स्पेशल स्टेटस दिया गया जम्मू एंड कश्मीर को और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आर्टिकल 370 का ही पार्ट है 370 सब क्लोज 3, इसी में ये क्लियर किया गया कि किस तरीके से ये जो स्पेशल स्टेटस है उसको रिमूव करना है। ओके, अब ये जो रिमूव का जो पार्ट है उसमें बताया गया कि जम्मू एंड कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू एंड कश्मीर की
अगर प्रेसिडेंट को ये बात बोल दे कि स्पेशल स्टेटस को रिमूव कर दो तो उसके बेसिस पर स्पेशल स्टेटस रिमूव किया जा सकता है। अब ये तो हमने एक स्टोरी समझ ली कि किस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर एस्टेब्लिश हुआ, किस तरीके से वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बना। अब 1954 में 35A आता है और उसी का नतीजा रहा कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बोल दिया गया जम्मू एंड कश्मीर को। अब धीरे धीरे जम्मू एंड कश्मीर को ये बात अंडरस्टैंडिंग होने लग जाती है कि इनडायरेक्टली इंडिया जो है वो जम्मू एंड कश्मीर को उसकी जो इंडिपेंडेंस है उसको ख़त्म करके या इंडिपेंडेंस को इसको इंडिया का अपना इंटीग्रल पार्ट बना के उसके सभी जो पॉइंट्स है उसके ऊपर अपना जो राइट है, अपना जो डोमिनेंस है वो क्रिएट करना चाहता है। इसीलिए आप देखिए ईयर 2000 में, सन 2000 में 2000 में जम्मू एंड कश्मीर की जो असेंबली है उन्होंने ये क्लियर किया कि 1953 से पहले का जो स्टेटस है जम्मू एंड कश्मीर का वो ही हमें चाहिए, लेकिन इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने, प्रेसिडेंट ने इसको नकार दिया। ओके, अब ये प्रोसीजर तो कंप्लीट हुआ। अब प्रोसीजर होता है 2019 का। 2019 में क्या होता है कि वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ होता है। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। अब आप सभी को पता है कि वहाँ पर क्या बोला गया था कि 370 को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं कि वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो 1951 में बनी थी, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो रहेगी नहीं उन 2019 तक। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या किया गया कि प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, तो प्रेसिडेंट रूल जब लगा हुआ है मतलब वहाँ के जो गवर्नर हैं, प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है मतलब वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो तो है नहीं, इसके अलावा वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली भी नहीं है, मतलब वहाँ के पास किसके पास में, गवर्नर के पास पावर है। तो गवर्नर जो है उन्होंने प्रेसिडेंट को बोला कि हम चाहते हैं, मैं जो जम्मू एंड कश्मीर है वो चाहता है, क्योंकि वो मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो जम्मू एंड कश्मीर चाहता है कि वहाँ पर इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अप्लाई किया जाए। तो प्रेसिडेंट ने बोला कि ठीक है। तो प्रेसिडेंट ने दो चीज़ें यहाँ पर क्लियर की। सबसे पहले तो उन्होंने जो यहाँ पर 373 में ये बात बोल रखी थी कि वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही कोई ही पावर है कि वो प्रेसिडेंट को बात बोल सकती है कि 370 को रिमूव किया जाए। सबसे पहले तो प्रेसिडेंट ने इस चीज़ को लेकर के नोटिफिकेशन क्लियर किया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको वहाँ की क्या समझा जाए, लेजिस्लेटिव असेंबली समझा जाए। ओके, ये बात क्लियर की गई। दूसरी बात वहाँ पर बोली गई कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सभी जो रेगुलेशन है, जो रूल्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं वो जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर एप्लीकेबल हैं। अब ये बात क्लियर हो गया कि वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली को समझा जाए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब वहाँ पर आप सभी को पता है कि वहाँ पर जो है वो प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था। प्रेसिडेंट रूल वहाँ पर लगा हुआ है तो वहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली तो है नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, तो उसको लेकर के जम्मू एंड कश्मीर को रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा। तो फिर पार्लियामेंट ने यहाँ पर जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको यहाँ पर क्लियर किया कि जो स्पेशल स्टेटस है 370 उसको रिमूव कर दिया जाए, और इस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है वो रिमूव कर दिया गया। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि स्पेशल स्टेटस रिमूव करने का मतलब ये नहीं है कि 370 को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया। 370 के जो प्रोविजन है वो प्रेजेंट टाइम में वर्क नहीं कर रहे हैं, बस ये ध्यान में आपको रखना है। ओके, तो इस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटाया गया और फिर एक एक्ट पास किया गया, और उस एक्ट में जम्मू एंड कश्मीर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, दो यूटीज में, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूटी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हमने हिस्ट्री को समझा कि किस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर जो है वो एस्टेब्लिश हुआ। आप सभी को क्लियर हो गया होगा, और इस स्टोरी के थ्रू ये इस तरीके से आप सीरीज से अगर आप याद रखोगे तो आपको सारे बेसिक फैक्ट्स भी क्लियर रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो यूएस है वहाँ पर एक इशू आप सभी को पता है, वहाँ पर रेगुलर इस तरीके के इशू देखने को मिलते हैं कि वहाँ पर जो गन है वो बहुत ही ईजीली अवेलेबल हो जाती है, और इसी का एक नतीजा रहा कि टेक्सास में एलिमेंट्री स्कूल में वहाँ पर 2 टीचर्स को और 19 चिल्ड्रन को एक 18 ईयर ओल्ड गनमैन ने वहाँ पर स्लॉटर कर दिया। अब इसको लेकर के आज हमारा जो द हिंदू का जो एडिटोरियल पेज है उस पर भी इस आर्टिकल को डिस्कस किया गया है, और वहाँ पर भी बताया गया है कि यूएस को लेकर के, इसको लेकर के अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको, जो ये इंसिडेंट होते हैं उनको स्ट्रिक्ट रेगुलेशन इनके लिए अप्लाई किए जाने चाहिए। उस आर्टिकल में ये बात बोली गई है कि देखो जब यूएस की अगर हम बात क्लियर करें, सॉरी जम्मू एंड कश्मीर को इतनी देर तक डिस्कस किया है तो वो ही टर्म बार बार आ रही है। यूएस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आप सभी को पता है वहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का फॉर्मेशन जो है वो इंक्लूसिव नहीं है, जैसे हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है। तो जब इंक्लूसिव फॉर्म नहीं है तो वहाँ पर एग्जीक्यूटिव जो है
मतलब लेजिस्लेचर जो है वो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन पास करेगी, इसको लेकर के एग्जीक्यूटिव के पास वहाँ पावर नहीं है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ पर जो प्रेसिडेंट है और उसका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो प्रेशर क्रिएट कर सके कि आप ये जो रूल्स हैं इनको पास कीजिए। हाँ, बोला जा सकता है, लेकिन उनको पास किया जाना ना किया जाना एक अलग बात है। जब बराक ओबामा वहाँ के प्रेसिडेंट थे तब भी इन गन्स को लेकर के, रेगुलेशन को लेकर के रूल्स पास करवाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहाँ के लेजिस्लेचर ने पास नहीं किया था। ओके, तो ये एक इशू है और इस इशू को जो यूएस है वहाँ पर बहुत सारे, जो द हिंदू के एडिटोरियल प्लेस पर जो आर्टिकल आया ना, वहाँ पर बहुत सारे इंसिडेंट के बारे में बताया कि तब इस तरीके का इंसिडेंट हुआ, तब ये इंसिडेंट हुआ, वहाँ पर गन को यूज़ किया गया था। तो गन के रेगुलेशन के लिए यूएस को वर्क किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है, यहाँ पर कपिल सिब्बल आप सभी को पता है कांग्रेस के इंपॉर्टेंट लीडर हैं, उन्होंने कांग्रेस को क्विट किया है और राज्यसभा पोल में वो अब समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से जाएंगे। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में वो जाएंगे। तो आप सभी को पता है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मतलब वो किसी भी पार्टी से, किसी भी पार्टी का जो सिंबल है उससे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो जब कोई भी कैंडिडेट, आप सभी को पता है उसकी कैंडिडेट जब इलेक्ट होकर के जाते हैं राज्यसभा, लोकसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो 10th शेड्यूल उनके ऊपर वर्क करता है। 10th शेड्यूल जो है उसमें क्लियर किया गया है कि कोई भी मेंबर किस तरीके से एंट्री की है, वो जो उनका एंट्री वाला जो पॉइंट है उसमें कुछ चेंज नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में जाएंगे, लेकिन अगर वो जाने के बाद में किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उनकी जो सीट है, उनके जो इलेक्ट होकर के गए हैं वो उसको छीन लिया जाएगा, स्नैच कर लिया जाएगा। ओके, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है 10th शेड्यूल में, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 5 पर। यहाँ पर सबसे पहले तो इजराइल और इंडिया के रिलेशन जो है उसके बारे में बात की गई है। इजराइल की, यहाँ देखिए, देखो ये जो है वो इजराइल की काउंसिल जनरल है, इंडिया की विजिट पर है। उन्होंने डिस्कशन किया है कि इंडिया और इजराइल के जो रिलेशन है वो काफ़ी बेहतरीन है। दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में कुछ इश्यूज भी हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो फिलिस्तीन जो कन्फ्लिक्ट है उसको लेकर के इशू बना रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में तो पिगेसस स्पाईवेयर जो वहाँ की कंपनी NSO ने बनाया है, तो इसको लेकर के भी कुछ इशू है इंडिया में। तो यहाँ पर जो काउंसिल जो है इजराइल की, उन्होंने इंपॉर्टेंट बात रखी है कि भले ही दोनों कंट्रीज़ के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स हों, बहुत सारे इश्यूज हों, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे भी हैं जिनमें दोनों कंट्रीज़ की जो रिलेशन है वो काफ़ी बेहतरीन दिख रहे हैं। जिसमें अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर है, डिफेंस है, साइबर सिक्योरिटी है। एग्रीकल्चर का तो आप सभी को पता होगा कि जो इजराइल है वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन फिर भी वहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन अगर आप देखोगे तो कंपैरिजन अगर आप करोगे तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई यील्ड क्रॉप में देखने को मिलता है। ओके, जो ड्रिप इरिगेशन जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया में इस्टेब्लिश जो किया गया वो भी हमने इजराइल से ही सीखा है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने देखे। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है महाराष्ट्र में जो सिविक पोल होने वाले हैं उसमें OBC कोटा को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इशू बना हुआ है। अभी हमने देखा कि MP में OBC कोटा डिक्लेयर किया गया है, सेम इसी तरीके से महाराष्ट्र में भी इस कोटा को लेकर के डिक्लेरेशन की बात की जा रही है। कास्ट सेंसस की भी बात की जा रही है। शरद पवार जो NCP पार्टी को बिलोंग करते हैं वो फेवर में है कि कास्ट का सेंसस होना चाहिए, कास्ट बेसिस पर सेंसस होना चाहिए। कास्ट बेसिस पर सेंसस को लेकर के अभी बिहार के जो CM हैं उन्होंने भी अदर पार्टीज़ के साथ में डिस्कशन किया कि हम चाहते हैं कि कास्ट के बेसिस पर सेंसस हो, ताकि वो कास्ट जिसमें बहुत सारे अगर हम कुछ इशू देखते हैं तो उनके बेसिस पर स्पेसिफिक पॉलिसी बनाई जाए। लेकिन गवर्नमेंट का ये भी मानना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि कास्ट के बेसिस पर अगर सेंसस कंडक्ट करवाया गया तो कौन सी कास्ट की कितनी स्ट्रेंथ है इसके बेसिस पर अगर डाटा रिलीज हुए तो बहुत सारे जो पोल्स हैं वो इससे इफेक्ट होंगे। कौन सी कम्युनिटी ज़्यादा है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, जो कम है उनके ऊपर कम फोकस किया जाएगा। इसकी वजह से इक्वलिटी को हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। देखो ये जो OBC टर्म है इससे रिलेटेड हम कुछ बेसिक फैक्ट्स देखेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 340 जो है उसमें हमारे प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि हमारा प्रेसिडेंट जो है वो टाइम टू टाइम सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक क्या बनाता रहे, टाइम टू टाइम एक कमीशन बनाता रहे। और इसी के लिए 1953 में हमारे प्रेसिडेंट ने बनाया काका कालेलकर कमीशन। ओके, काका कालेलकर ने अपनी कुछ रिकमेंडेशन दी लेकिन उसको अप्लाई नहीं किया गया। उसके बाद में 1979 के टाइम में
1979 के टाइम में दूसरा कमीशन बनाया गया और ये जो कमीशन है उसका नाम था बीपी मंडल कमीशन। और फोकस किया गया, बीपी मंडल ने अपनी कुछ रिकमेंडेशन दी कि ये जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, जिसको हम डायरेक्टली एक नाम से जानते हैं कि ओबीसी के नाम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इनको लेकर के उन्होंने 27% रिजर्वेशन की बात की बीपी मंडल कमीशन ने कि 20% रिजर्वेशन दिया जाए। लेकिन इस रिकमेंडेशन को अप्लाई होने में काफ़ी लंबा टाइम लगा और 1990 में वीपी सिंह की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसको अप्लाई किया। उसके बाद में एक केस होता है और उस केस में डिस्कशन किया जाता है कि ये जो रिजर्वेशन जो दिया गया है, इस तरीके से अगर आप कास्ट बेसिस पर रिजर्वेशन देते गए तो रिजर्वेशन तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन इंदिरा साहनी केस में जो ये डिसाइड किया गया कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। और इसके अलावा इंदिरा साहनी केस में ये भी बात बोली गई कि यहाँ पर क्रीमी लेयर का जो पॉइंट है वो भी रखा जाएगा कि ओबीसी में वो कास्ट जो वेल अच्छी तरीके से अपने आप में एस्टेब्लिश हैं, उनको उनकी जो इनकम है उनके बेसिस पर उनको क्रिमिलियर के पॉइंट से, मतलब उनकी ओबीसी जो रिजर्वेशन उनसे अलग रखा जाएगा और उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। ओके, तो ये जो ओबीसी को जो रिजर्वेशन जो दिया गया था वो स्टार्टिंग में जॉब में दिया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब आर्टिकल 16 के बेसिस पर, आर्टिकल 16 है ना फंडामेंटल राइट्स में, उसके बेसिस पर आर्टिकल 16 में तो एम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है ना, तो उसमें रिजर्वेशन दिया गया था। 2006 में ओबीसी को हायर एजुकेशन में भी रिजर्वेशन दिया गया। मतलब आर्टिकल 15 जहां पर आप एजुकेशन की बात करते हो उसके थ्रू आपको ये रिजर्वेशन भी दिया गया। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, इसको लेकर के पूछ लेंगे। आप इस तरीके से याद कर सकते हो आर्टिकल 15 और 16 को कि पहले आप एजुकेशन लोगे तभी तो आपको जॉब लगेगी। तो आर्टिकल 15 में एजुकेशन से रिलेटेड और आर्टिकल 16 में जो बात है वो जॉब से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है वो अभी हमने डिस्कस किया है फ्रंट पेज पर ही, उसी के बारे में डाटा बता रखे हैं। ये जो आर्टिकल है वो अबॉर्शन राइट के बारे में बता रखा है कि 1971 का जो एक्ट है उसमें प्रेजेंट टाइम में चेंज किया गया है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो वीमेन की जो इंडिपेंडेंस है उसको कम्प्लीटली इंश्योर नहीं किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर पेज नंबर 7 पर, और इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के जो डाटा पब्लिश हुए हैं और अगर हम कंपैरिजन करें कोविड के टाइम में क्या इशू रहा, उसकी वजह से स्कूल्स में जो मिड डे मील स्कूल है वो मिड डे मील स्कीम जो है वो बंद हो गई थी। तो यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने बताया है कि प्रेजेंट टाइम में गर्ल्स की अगर हम उनके हेल्थ के पॉइंट के ऊपर अगर हम डिस्कशन करें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अगर हम देखें तो न्यूट्रिएंट लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है कंपैरिजन करें बॉयज़ से। दूसरी बात आती है एनीमिया की, और गर्ल्स में और वीमेन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि एनीमिया जो है उनमें नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर राइटर ने बोला है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है जिसमें गर्ल्स से रिलेटेड आए हैं, जिसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो एनीमिया को लेकर के बताया गया है कि 40% जो गर्ल्स हैं उनमें एनीमिया है। अगर हम कंपैरिजन करें बॉयज़ से तो बॉयज़ में 18%। तो ये जो डिफरेंस है इसको अगर हमें कम करना है, इस डिफरेंस को अगर हमें एक इक्वलिटी के लेवल पर लेकर के आना है तो गर्ल्स के ऊपर मोर फोकस करना होगा। और इसके लिए जो पोषण अभियान है उसके बारे में बताया गया है जिसमें न्यूट्रिएंट लेवल जो है वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जा रही है। तो जो भी बेसिक लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर जो भी गवर्नमेंट के इम्प्लीमेंटेशन है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट होने चाहिए, तभी जा कर के ये जो डिफरेंस है उसको हम कम कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहीं पर पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ डाटा है, और यहाँ पर ये बताया गया है कि कुछ टाइम पहले नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक बात बोली थी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को अपनी एक एडवाइजरी एस्टेब्लिश करनी चाहिए कि पॉल्यूशन जो है उसको मिनिमाइज करने के लिए किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। ओके, बेसिक ह्यूमन राइट्स को आप डिग्रेड कर रहे हो अगर आप पॉल्यूशन को कर्ब करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर पीएम पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के रिलेटेड डाटा आए हैं कि जितने बेसिक लेवल डिसाइड किया गया है कि इतने एयर में इनकी प्रेजेंस होनी चाहिए, उससे 14 टाइम्स ज़्यादा एयर में उनकी अवेलेबिलिटी है, जिसकी वजह से जो इशू हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि पॉल्यूशन की वजह से ही इन्फेंट डेथ, हार्ट डिजीज़, लंग कैंसर, इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इश्यूज, ये सारी चीज़ें जो हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर, और यहाँ पर आर्टिकल है, आप सभी को पता है यूएस के प्रेसिडेंट प्रेजेंट टाइम में जापान की विजिट पर थे
और वहाँ पर उन्होंने क्वेड ग्रुप को लेकर के, उनके बायलैटरल रिलेशंस, इन सभी को लेकर के डिस्कशन किया। तो वहाँ पर उन्होंने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि ताइवान को लेकर के अगर चाइना इनक्रोच करता है तो हम ताइवान को सपोर्ट करेंगे। ऐसा थर्ड टाइम ऐसा देखने को मिला है कि यूएस की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है। ओके, तो ताइवान की क्या हिस्ट्री रही है उसको लेकर के हम डिस्कस कर लेते हैं। 1945 से 1949 के बीच में चाइना में सिविल वॉर होता है और उसके बाद में यहाँ से चाइना की जो गवर्नमेंट थी रूलिंग क्यूमी मिंटेंग जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट थी वो ताइवान चली जाती है और वहाँ पर जाकर के अपने आप को एस्टेब्लिश करती है रिपब्लिक ऑफ चाइना गवर्नमेंट के रूप में। ताइवान जो है वो अपने आप को मेन चाइना के रूप में मानता है और यहाँ पर जो मेनलैंड चाइना है वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है वो एस्टेब्लिश हो जाती है। अब इसको लेकर के इशू चलता रहता है, ताइवान अपने आप को मेन चाइना और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है वो अपने आप को मेन चाइना मानती है। शुरुआत में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो कोल्ड वॉर के टाइम में अगर हम देखें तो कोल्ड वॉर में जो है शुरुआत में देखो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन में भी इसको लेकर के इशू होता है, लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो अपने आप को यहाँ पर एस्टेब्लिश कर लेती है। इस तरीके से अगर हम देखें तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के रूप में मेनलैंड में अपने आप को एस्टेब्लिश करती है। शुरुआती समय में जो मेनलैंड जो चाइना थी उसके रिलेशन जो हैं वो यूएसएसआर के साथ में ज़्यादा अच्छे होते हैं और जो ताइवान में जो चाइना जो गवर्नमेंट होती है उसके यूएस के साथ में। लेकिन धीरे धीरे जब कोल्ड वॉर में जब कुछ इशू आता है उसके बाद में 1950s के टाइम में दो ताइवान स्टेट क्राइसिस भी देखने को मिलते हैं। धीरे धीरे जो है वो मेनलैंड चाइना का इन्फ्लुएंस जो है वो यूएस की तरफ बढ़ने लग जाता है और ताइवान जो है वो उसका जो यूएस के साथ में जो रिलेशन थे वो एक तरीके से उसके बाद में यूएस भी डिक्लेयर करता है कि ताइवान जो है वो मेन चाइना का ही पार्ट है। लेकिन इनको लेकर के कन्फ्लिक्ट जो है वो बना रहता है और प्रेजेंट टाइम में चाइना को काउंटर करने के लिए यूएस जो है वो ये स्टैंड ले रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मंकी पॉक्स को लेकर के। ये वायरस जो है ये पहली बार इसका ओरिजिन नहीं देखने को मिला है। प्रेजेंट टाइम इसके केसेस जो हैं अदर कंट्रीज से बहुत देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो मंकी पॉक्स है यह काफ़ी ज़्यादा पुराना है। इसके बारे में अगर हम देखें तो नया वायरस नहीं है। 1958 में सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया गया था और इसका जो नेम है वो इसीलिए है कि मंकीज से ये स्प्रेड होता है। फर्स्ट ह्यूमन केस 1970s में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में देखने को मिला है। अभी WHO ने ये क्लियर किया है कि इंडिया की हमें नीड है जो मंकी पॉक्स वायरस स्प्रेड हो रहा है इसको काउंटर करने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए पेज नंबर 12 पर। सबसे पहले तो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है उन्होंने एक सर्वे कंप्लीट करवाया है और इस सर्वे में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और उन्होंने कोविड के टाइम में किस तरीके से एजुकेशन हुई इसमें बताया गया है। तो 80% जो चिल्ड्रन है उन्होंने बोला है कि स्कूल में जो एजुकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है कंपेरिजन टू ऑनलाइन एजुकेशन। यहाँ पर हमारी जो आर्मी है, यहाँ देखिए कैप्टन अभिलाषा बराक जो है वो इंडिया की फर्स्ट वीमेन बन गई है जो आर्मी एविएशन कोर्प्स में उन्होंने अपने आप को ज्वाइन किया है। नेक्स्ट ILO ने ये बोला है कि LGBTQ BTIQ प्लस वर्कर्स जो हैं उनके लेकर के भी फैमिलीज़ जो पॉलिसीज़ हैं वो फ्रेम की जानी चाहिए। उनको भी सोसाइटी का एक इंटीग्रल पार्ट मान करके जो भी लेबर वर्कशॉप हैं जो भी एरियाज़ हैं वहाँ पर इनको लेकर के भी पॉलिसीज़ हो और इनको भी वर्क्स में इनका भी इंक्लूजन होना चाहिए। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो सेक्स वर्कर्स को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है उनको एक प्रोफेशन के रूप में। उन्होंने बोला है कि अगर उनकी कंसेंट है किसी विमेन की और वो सेक्स वर्क में है और तो उनकी कंसेंट अगर है तो उनको आप उनके ऊपर एलिगेशन जो है वो नहीं लगा सकते। हालांकि ब्रोदल चलाना जो है वो गलत है, लेकिन अगर ब्रोदल चला रही हैं तो उनके ऊपर आप आरोप लगा सकते हो, उनके ऊपर जो केसेस हैं वो अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कोई विमेन की अगर कंसेंट है तो उनके ऊपर आप केसेस जो है वो रजिस्टर नहीं कर सकते हो। यहाँ पर आर्टिकल 21 के लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सभी को अपनी जो लाइफ है उसको एक डिग्निफाइड लाइफ के रूप में जीने का हक है, तो उनके जो भी राइट्स हैं उनको अवेल करवाने की गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करे। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।